नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर पर आज पहली खबर कौन सी है? वही खबर जिस पर देश की नजर है और टीवी 9 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में हर रोज इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, भर्ती में भ्रष्टाचार और चढ़ावा चोरी एक संगठित अपराध की तरह किया जा रहा था। चढ़ावा चोरी पर आज हमने सुबह से चौंकाने वाले पर्दाफाश किए हैं। कैश काउंटिंग से लेकर भर्ती में गड़बड़ी तक के सबूत आपको दिखाएंगे। निगरानी में लापरवाही से लेकर चढ़ावे चोरी के 5 चरण को सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखेंगे। आज सुबह से टीवी 9 पर हुए बड़े पर्दाफाश और चोरी के सबूतों की एक रील सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ डिटेल्स, ग्राफिक्स और रिपोर्ट्स। बेनकाब भ्रष्टाचारी गैंग, भर्ती पर्ची ड्यूटी, सीसीटीवी का खेल। कैश काउंटिंग में भर्ती से लेकर मंदिर परिसर में एंट्री तक हम प्रमाण के साथ आपको सब कुछ बताने वाले। शराबा चोरी का ही ये पहला चरण, भर्ती घोटाला, जहां भर्ती मार्च 2025 में कैश काउंटिंग के लिए की गई। रामधन की खुली लूट, चढ़ावा चोरी का सॉलिड सबूत। इन 10 नए गणना कर्मियों को ट्रस्टी रहे अनिल मिश्रा के कहने पर भर्ती किया गया था। चढ़ावा चोरी को लेकर जो खुलासे सामने आए, ये उनसे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। राम की जमीन में हेरा फेरी, मंदिर ट्रस्ट में किसकी जवाबदेही? जांच जारी है और हर रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। घोटाले में कितने किरदार, हे राम, ऐसा काम। चढ़ावा चोरी के 5 चरण, टीवी 9 पर सनसनीखेज पर्दाफाश। महज 18,000 रुपए की नौकरी राम मंदिर ट्रस्ट में करने वाला लव कुश मिश्रा आखिरकार इतना अमीर कैसे हो गया? देख रहे हैं कि 2 महले की इमारत आलीशान यहाँ पर खड़ी हो गई। टीवी 9 ने पड़ताल की तो उसका असर भी हुआ। अब राम मंदिर निर्माण की जांच भी एसआईटी करेगी, यह फैसला लिया गया है। राम मंदिर निर्माण कार्य की जांच की जाएगी। ट्रस्ट के 5 साल के रिकॉर्ड को ऑडिट किया जाएगा। एसआईटी ऑडिट में खामियों की जांच की जाएगी और बड़े स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से तफ्तीश होगी और जांच की जद में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी आते नजर आ रहे हैं। एसआईटी टीम एक्सपर्ट की मदद दे सकती है। एसआईटी को कुछ अहम सबूत भी अब तक की जांच में मिले हैं। एसआईटी लगातार अयोध्या में साक्ष्यों को जुटा रही है। एसआईटी अब 15 जुलाई को सरकार को रिपोर्ट करेगी। अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की शुरुआत हुई नियुक्ति में धांधली से। सिफारिशी लोगों को कंपनियों के जरिए नौकरी पर रखा गया, रिश्तेदारों को काउंटिंग के काम में लगाया गया और इस पूरे प्रकरण में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो हैं अनिल मिश्रा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी नियुक्तियां अकेले अनिल मिश्रा कर रहे थे या यह सब कुछ चंपत राय अनिल मिश्रा की मिलीभगत से हो रहा था? बहरहाल लोगों को हायर करने वाली सैनिक सिक्योरिटी फर्म के मालिक से भी पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ की है और सच को जानने की कोशिश की है। अब देखिए, राम मंदिर में नियुक्ति का खेल कैसे हुआ, ये बिग बॉल के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ग्राफिक्स है, वो समझिए। सबसे पहले इन शख्स को जान लीजिए। ये ट्रस्ट में थे और इनका नाम अनिल मिश्रा है। अब नियुक्ति का खेल कैसे कैसे खेला गया, जरा उस डिटेल को समझिए। सबसे पहले आप देखेंगे राम मंदिर में नियुक्ति का पूरा खेल खेला गया। सिफारिश किसकी तरफ से होती थी? सबसे पहले देखिए, चंपत राय इसमें सिफारिश करते थे। चंपत राय किससे बोलते थे? अनिल मिश्रा से। और अनिल मिश्रा जिनको हायर करना, जो सिफारिशी लोग चंपत राय की तरफ से आते थे, उन सबका इंटरव्यू एक एक करके लेते थे। इसमें अनुकल्प भी नजर आ रहा है, लवकुश भी नजर आ रहा है, टिन्नू भी नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम चेहरे हैं जो आज की तारीख में इस पूरे मामले में जेल में हैं।
अब नियुक्त लोगों की ज्वाइनिंग राम मंदिर ट्रस्ट में करवाई गई। सभी का काम दान का चढ़ावा गिनने का था। फिर 6 महीने बाद उन सभी लोगों को सैनिक सिक्योरिटी फर्म में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद भी सभी का काम चढ़ावा गिनने का ही रहा। सैनिक सिक्योरिटी फर्म ने एसबीआई अयोध्या शाखा को इन सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर किया। ये सभी हाउसकीपिंग के नाम पर रखे गए थे बैंक के जरिए, और काम क्या कर रहे थे? चढ़ावे को गिनने का। हाउसकीपिंग के नाम पर ट्रांसफर के बाद भी इन लोगों का काम चढ़ावे से आई रकम को गिनना ही रहा। और अब ये तमाम सिफारिशी लोग इस आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब टीवी 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने ऐसे ही एक शख्स से बात की है जिसका भी इंटरव्यू अनिल मिश्रा ने लिया था। वो पहले सैनिक सर्विसेज फर्म का जो ट्रांसफर हुआ, बाद में बैंक के पेरोल पर आया, लेकिन हर बार उसका काम चढ़ावा गिनने का था। ये एक पूरा सिंडिकेट था। कैसे काम कर रहा था, उस शख्स ने हमारे संवाददाता से बातचीत में खुलासा किया है। सुनिए आप। रविंदर, आपने कब ज्वाइन किया था मंदिर ट्रस्ट? 5 मार्च को मुझे बुलाया गया था, 25 मार्च सन 2025 में, और 7 मार्च से काम स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त किस तरह से आपकी हायरिंग हुई थी? कैसे आप नौकरी पर रखे गए थे? कि ये जो अनुकल्प लड़का है कि इन्हीं से मेरे एक पारिवारिक चाचा है, उनकी घनिष्ठता थी इनके अनुकल्प के पिताजी से। तो वो अपने घर के लड़कों के लिए बोले थे, लेकिन उनके घर के लड़कों ने काम नहीं किया। तो मैं बोला चाचा घर पे मैं वैसे खाली बैठा था, मेरा काम छूट गया था, तो जी मैं इन्हीं के थ्रू, अनुकल्प के थ्रू मैं वहाँ लगा था। तो नौकरी पर किसने रखा था आपको? मतलब वहाँ पर किससे मुलाकात हुई थी? कि वहाँ पे मेरी अनिल मिश्रा से बात हुई थी। उन्होंने ही फाइनल कर दिया था? हाँ जी, उन्होंने ही फाइनल कर दिया था कि कल से आप लोग आना। और आपकी तनख्वाह कितनी रखी गई? कि जिस टाइम हम लगे थे उस टाइम 15,000 रखी गई थी। और कोई 18,000 पर भी रखा गया था? वो बता रहा था 18,000 मिलते हैं। नहीं सर, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बातें नहीं थी। अब 15 सब लोग वहाँ बोलते थे, किसी की कम ज्यादा हो या वो बात गुपचुप रही हो तो उसको मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए रविंदर कि आपको ट्रस्ट की तरफ से हायर किया गया, फिर ये चर्चा कहाँ से आई कि सैनिक सर्विसेज की तरफ से लोग हायर किए जाते थे? कि वहाँ पे बहुत तरह की कहानियाँ होती थी। एक अंकल जी आए थे सर, वो बोले कि सिक्योरिटी की तरफ से हम हैं और हम लोग आप लोगों को एक कैब देंगे और ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। ये बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर हम लोगों को बैंक की तरफ से कर दिया गया। अच्छा, तो ये बैंक की तरफ से कब से किया गया, सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से? फिर मुझे लगता है कि 4-5 महीने बाद कर दिया गया था। अच्छा, और फिर वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ पे 13,400 सर। 13,400। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जब सैनिक सर्विस की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से नौकरी पर रखा गया, तो आप लोगों का कोई वेरिफिकेशन वगैरह हुआ था? आप बस वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आप पढ़े लिखे कितने हो जी, मुँह से जो इंटरव्यू लेना था उन्होंने ले लिया था, और कुछ नहीं। अब नियुक्ति में धांधली पर टीवी 9 के वरिष्ठ सहयोगी दिनेश गौतम ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से भी सवाल जवाब किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो जरा सुनिए। चंपत राय जी के विषय में यह भी सामने आ रहा है सर कि उन्होंने दूसरी कंपनी के पेरोल पर अपने रिकमेंडेशन पर लोग रखवाए। यह सामान्यता हो सकता है क्या? कोई किसी का रिकमेंड करे? सवाल पूछेंगे आप जो कह रहे हैं वो संभवतः ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ रखी गई थी उसमें कुछ व्यक्तियों को उन्होंने भी बताया। तो अगर बताया तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है, इसको टेस्ट करें। वो बताने में कुछ बदनीयती थी क्या, कुछ डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, पर मैं इस बात को कहूँगा नहीं। मैं कहूँगा हर पहलू के बारे में पुलिस और एसआईटी पता लगाए। अब नियुक्ति के लिए सबसे पहले नियम बदले और फिर जिन लोगों की नियुक्ति हुई
उन्होंने जमकर कैसे धांधली की है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करिए और ये समझिए कि इस पूरे मामले में सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज यानी इस जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो वाराणसी की बेस्ड है। सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक इस फर्म में कुल 19 कर्मचारियों की नियुक्ति एसबीआई की अयोध्या शाखा के लिए किया गया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से 8 में से 6 अभियुक्त इसी सैनिक सर्विसेज के पेरोल पर थे। ये सभी एसबीआई की जो राम मंदिर शाखा है सभी पहले से वहां पर काम करते थे। इन लोगों के नाम है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव और करुणेश पांडे। ये सभी आज की तारीख में जेल में हैं। अब जिस टिन्नू यादव पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप है उनके हॉस्टल से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वही हॉस्टल है जहां से एसआईटी ने 1 लाख रुपए छापेमारी के दौरान बरामद किया था। TV9 भारतवर्ष पर आपको हर गुनाह का सबूत पेश किया जा रहा है और इस वक्त टिन्नू यादव के हम घर पे मौजूद हैं। ये वो घर है जिसको एज ए हॉस्टल वो यूज करता था। ये देखिए, श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती पूनम देवी, पुत्र रवि यादव, ये पूरा टिन्नू यादव का यहाँ पे बाकायदा एक सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये अगर हम बात करें अयोध्या में ही श्री गंगा हॉस्पिटल के पीछे में टीचर्स कॉलोनी है, वहाँ पे इसका ये मकान है। अगर इस मकान की बात करें तो फिलहाल इसको उसने लड़कों को किराए पे दिया हुआ है। लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं इस मकान में। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे लड़के रहते हैं। तकरीबन 14 कमरे हैं इस पूरे मकान में और ग्राउंड फ्लोर पे लड़के रहते हैं जबकि फर्स्ट फ्लोर पे लड़कियां रहती हैं। TV9 भारतवर्ष ने लड़कों से जब बात करने की कोशिश की तो फिलहाल उन्होंने किसी भी जानकारी देने से इनकार किया और कुछ भी कैमरे पे कहने से वो बचते रहे। हालांकि अगर इस जगह की बात करें तो पुलिस को जो टिन्नू यादव ने बताया था उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची थी और इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पे पुलिस पहुंची थी और टिन्नू यादव की निशानदेही पे वहां से 1 लाख रुपए रिकवर किए गए थे। दरअसल इस मकान का जो फर्स्ट फ्लोर है उसके कुछ हिस्सों में लड़कियां रहती हैं जबकि एक हिस्सा ऐसा है जिसको टिन्नू यादव ने खुद अपने पास रखा हुआ था और उसी जगह पे 1 लाख रुपए था जिसकी की रिकवरी हुई। तो निश्चित रूप से जो कुल पैसों की रिकवरी हुई है और TV9 भारतवर्ष आपको एक एक सबूत दिखा रहा है, उसमें से एक सबूत यह मकान भी है जिस मकान में पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद उन्होंने रिकवरी दिखाई। अब चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय का एक बयान जो कि पुराना है वो वायरल हो रहा है। ये बयान उस वक्त का है जब उन पर जमीन खरीद फरोख्त में हेराफेरी के आरोप लगे रहे थे और क्या कुछ कहते नजर इस वीडियो में आ रहे हैं, जरा वो सुनवाता हूं आपको। 5-7 साल बाद समझ में आएगा कि यहाँ कोई किराए के मकान में नहीं रहता है। 4 साल पहले जिस जमीन की कीमत एकड़ में थी आज वो फीटों में आ गई है। मेरे ऊपर यहाँ एक आरोप लगा था 2020 में चंपत राय ने 1 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली। खूब छपा और मैंने पत्रकारों को जितनी बुरी तरह से मैं फटकार सकता था, बदतमीज, बेवकूफ, नालायक, गधा, अज्ञात, वो मेरी प्रशंसा करते हैं। पत्रकारों के साथ जिस तरह से मैं बिहेव करता हूँ और वो आरोप सब गायब हो गए और मैंने यही कहा था मेरे ऊपर आरोप लगते रहते जा पाए। ये चंपत राय का अहंकार था लेकिन आज की तारीख में आप वो सवालों में घिर चुके हैं। खैर इस खबर को बदलते हैं, अब आपको लेकर चलेंगे मुंबई। ब्रांडिंग चेंज करते हैं, क्या कुछ हो रहा है मुंबई में। बहुत लंबे अरसे से मुंबई में मॉनसून का इंतजार किया जा रहा था। जरा ब्रांडिंग चेंज करिए और यह खबर मैं आपको बिग वॉल पर दिखाऊंगा। और देखिए सैलाब से पूरा महाराष्ट्र पस्त नजर आ रहा है लेकिन दिल्ली में जहां हम लोग इस वक्त एनसीआर में हैं वहां अभी भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। मुंबई में मॉनसून देर से पहुंचा लेकिन उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा मुंबई इस वक्त पानी पानी हो गया है। ये 4 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए अंधेरी की तस्वीर। ये तमाम लोग, हालांकि यहां पर ये बारिश का मजा और शायद मेन होल भी साफ कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर क्या कहती है? दूसरी तस्वीर बांद्रा की है। कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को ऑफिस जाने के लिए, स्कूल बच्चों को जाने के लिए या रोजमर्रा के काम के लिए जो लोग निकलते हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तीसरी तस्वीर देखिए मरीन ड्राइव। हालांकि ये जो सैलानी आते हैं, जो घूमने आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। और चौथा ये देखिए ईस्टर्न एक्सप्रेसवे जहां पर भीषण जाम लगा हुआ है और ये बादल, ये बारिश मुंबई पर आफत वाली बारिश बनकर बरस रहे हैं। क्या सड़कें, क्या गलियां, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। यहां तक कि ट्रेन की पटरियां भी
बारिश के पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि शहर की रफ्तार मानो थम गई हो। मुंबई में बारिश ने एक बार फिर से जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी है, कहीं गाड़ियां बंद है तो कहीं लोग पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। अंधेरी सबवे में पानी भरने से सबवे को बंद करना पड़ा। वहीं बांद्रा की सड़कों पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वहीं वेस्टर्न हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। और वहीं मुंबई में जो बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो लगातार ये बारिश चल रही है। मुंबई में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है, बल्कि हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मुंबई के साकिनाका इलाके में एक शख्स 25 फीट गहरे मेनहोल में गिर गया। यह घटना साकिनाका के यादव नगर इलाके में हुई है। 60 साल के असलम पैदल जा रहे थे। पानी निकासी के लिए मेनहोल का कवर खोला गया था, जिसमें वो गिर गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें मेनहोल से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब मुंबई में पिछले 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। आमतौर पर हफ्तों में इतनी बारिश होती है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। पटरियां डूबने से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कल यानी शुक्रवार को आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। मतलब आने वाले दिनों में भी मुंबई को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब मुंबई से बारिश से बेहाल है तो वहीं दिल्ली समेत देश के कई इलाकों को अब भी मानसून का इंतजार है। मानसून की धीमी गति ने टेंशन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जून में पिछले 12 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। जुलाई में भी औसत से कम बारिश होने की संभावना है और यह अच्छे संकेत नहीं है। अब तक औसत से 43% कम बारिश को रिकॉर्ड किया गया, जिसका फसलों पर असर पड़ सकता है। 315 जिलों में कमजोर मानसून की वजह से चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी इस संबंध में की थी। बैठक में उन्होंने अपने साथ के मंत्रालयों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। मानसून का जो कि हर महीने के लिए आउटलुक जारी किया जाता है वर्षा से संबंधित, उसमें भी जो 1 जुलाई को जो 30 जून को आउटलुक जारी किया गया था, उसके हिसाब से ये जो वर्षा होगी जुलाई में वो जनरली जो है बिलो नॉर्मल कैटेगरी में रहने की संभावना है। चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर आपको बताने जा रहा है। और न्यूज काउंटर पर देखिए, दिल्ली सरकार यूं तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है, लेकिन ईवी की ऐसी बर्बादी और एक तरफ नई नई पॉलिसी, इन दोनों में समन्वय नहीं है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी कल ही लागू की गई है। ईवी गाड़ियों की खरीद को लेकर बढ़ावा सरकार दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की कोशिशों से इतर दिल्ली नगर निगम मुख्यालय का हाल जरा देखिए। ये तमाम गाड़ियां जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, एक गोडाउन में खड़ी करवाई गई हैं। सरकार ने बाकायदा टेंडर निकाला, पैसे खर्च किए, गाड़ियां खरीद भी ली गई, लेकिन पॉलिसी की कमजोरी देखिए क्या हाल है। एमसीडी मुख्यालय के बेसमेंट में करीब 80 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सालों से धूल फाक रही हैं। इन गाड़ियों को दिल्ली का प्रदूषण कम करने, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के मकसद से खरीदा गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये गाड़ियां एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में ऐसी ही खड़ी होकर धूल फाक रही हैं। दिल्ली सरकार ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर जोर दे रही है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के पास जो ईवी गाड़ियां हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो पहले चली थी, लेकिन कंपनी जिसने अनुबंध किया था उसमें कुछ विकृतियां थी, उन्हें देखते हुए और कई गाड़ियों की हालत देखते हुए और उसका किराया काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें कि हमारे निगम को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने अभी जल्दी में ही इसको हमने कार्रवाई शुरू कर दी और उसको निरस्त करके नया अनुबंध भी कर रहे हैं और गाड़ियां जो है वो खराब भी हैं। परवेश भाई जी, क्या उस महापौर के ऊपर जिसकी साठगांठ से ये गाड़ियां ली गई, उन अधिकारियों के साथ क्या उनका संज्ञान लेंगे? और अगर वो दोषी पाए गए तो क्या अपने भाजपा के नेताओं को आप सजा दिलवाएंगे? शर्म आती है भाजपा पे। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है।
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में करोड़ों की ये ईवी गाड़ियां खरीदी तो जरूर गई, लेकिन धूल क्यों फाक रही हैं? अब पुरानी सरकार ये कह रही है कि नगर निगम में तो आप बैठे हुए थे, आपने क्यों नहीं किया? और ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जो ईवी को लेकर नई पॉलिसी लेकर आ रही है, वो पिछली सरकार को दोष दे रही है। अब एमसीडी मुख्यालय में करोड़ों की गाड़ियां क्यों खड़ी है, इसकी वजह आपको बताने जा रहे हैं। 2017-18 में एमसीडी और एक निजी कंपनी EESL के बीच करार हुआ। अब ईवी गाड़ियां उपलब्ध कराने का यह अनुबंध दोनों के बीच हुआ, सरकार और एक प्राइवेट फर्म के बीच में। कंपनी ने एमसीडी को 80 से ज्यादा ईवी गाड़ियां यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को उपलब्ध कराया। 2024 के बाद ये गाड़ियां एमसीडी के हवाले हो ली थी। उससे पहले पैसे के भुगतान को लेकर प्राइवेट कंपनी और एमसीडी के बीच विवाद हो गया, जिसकी वजह से 2024 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तब से ये गाड़ियां एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में खड़ी को धूल फाक रही हैं। अब EESL ने एमसीडी को गाड़ियों का मालिकाना हक नहीं दिया और किसी ने इस विवाद को अब तक सुलझाने की कोशिश नहीं की। मजबूरन 80 से ज्यादा गाड़ियां इसी तरह से बेसमेंट में धूल फाक रही हैं। अब एमसीडी की प्रशासनिक और नीतिगत खामियों की वजह से जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। पार्किंग में खड़ी 80 से ज्यादा गाड़ियां सड़ती नजर आ रही हैं। दिखाते हैं आपको TV9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेंद्र भाटी की इसी बेसमेंट से एक रिपोर्ट। इस मामले में जो वेंडर था वो जो है कुछ उसने भुगतान ज़्यादा मांगा। इस मामले में जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन अगर जांच की बात अब आप कर रहे हो और कुछ भी अगर हम मान लें, अगर 24 तक भी चली है तो कम से कम 2 साल से गाड़ियां धूल फाँक रही है। अगर ये चलती रोड पर तो जो पैसा है जनता का वो भी बर्बाद नहीं होता, साथ में जो इनकी जगह गाड़ियां चली होंगी उनमें जो ईंधन फूका होगा उससे भी प्रदूषण में कमी मिलती। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार चल रही है और वहां दीपक तले अंधेरा है, कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है। अब आपको दिल्ली सरकार की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी क्या है? 1 जुलाई 2026 से नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है। 31 मार्च 2030 तक ये नई पॉलिसी लागू रहेगी, मतलब अगले 4 सालों के लिए। 4 सालों में 15,000 करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके और ईवी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके। ईवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 100% रोड टैक्स माफ है, रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से माफ है। और नई पॉलिसी से अब आपको बचत कितनी होगी ये जरा जान लीजिए, ये आपके काम की चीज है। अब अगर 10 लाख तक की एक पेट्रोल कार आप खरीदते हैं तो उस पर 7% आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख तक की डीजल कार खरीदते हैं तो 8.7% आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का टैक्स देना पड़ता है। दिल्ली में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 से 10 हजार है। अब ईवी गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से माफ हो गया है। ऐसे में 10 लाख की ईवी कार पर 1 लाख रुपए की आपको बचत भी होगी। मिला जुलाकर लाखों का फायदा है, लेकिन जो गाड़ियां खरीदी गई हैं उनका क्या? खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ब्रांडिंग चेंज करते हैं और न्यूज काउंटर में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात हरियाणा के फरीदाबाद में हुई एक सनसनीखेज वारदात की। ये इमेज आप देख रहे हैं, हवा में एक गाड़ी उड़ती नजर आ रही है और एक व्यक्ति को जैसे फिल्मों में स्टंट होता है ना, वैसे कुचलने की कोशिश कर रही है। सड़क पर ये 17 सेकंड कैसे खौफ भरे थे उसकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 17 सेकंड वाले इस वीडियो में दिख रहा एक कार चालक एक युवक को कुचलने की कोशिश कर रहा है। युवक अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आ रहा है और उसके पीछे ये कार सवार पड़ा हुआ है। कार में सवार शख्स हर हाल में इस युवक की जान लेना चाहता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो फरीदाबाद के सिरोही गांव का है। युवक अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ दौड़ता भागता नजर आता है, लेकिन कार सवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और युवक सड़क पार करके जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचा, कार उसे टक्कर मार के एक मकान से टकरा गई। घर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और युवक भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अब फरीदाबाद में यह पूरी वारदात हो रही है और पुलिस इसको आरोपी इस मामले में उसकी तलाश कर रही है।
मुखबिरी के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कार चालक वांछित अपराधी और कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस की दबिश के बाद वो फरार हुआ था। युवक पर जिस युवक को कुचलने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये शक था कि वो पुलिस को इन अपराधियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराता था। अब खबर बदलते हैं न्यूज काउंटर में। अब बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की, जिसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है। जम्मू से आज सुबह पहला जत्था रवाना हुआ है। इस बार इस यात्रा को लेकर पहली बार बाबा के दर्शन करने आए युवाओं की बहुत अच्छी खासी संख्या रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जैसे ही अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना किया, पूरा इलाका बम बम भोले की जयकारों से गूंज गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं के चेहरे खिल गए। इस बीच जम्मू से प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया तो राजस्थान से आए श्रद्धालुओं का जोश भी हाई दिखा। जरा ये रील देखिए। बम बम भोले के जयघोष के साथ ही वार्षिक यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए गाड़ियां अग्रसर हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफिला जम्मू से बालटाल और पहलगांव के लिए रवाना हो चुका है और तमाम वो भक्त जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने हेतु जम्मू पहुंचे थे, आज उनका काफिला जो है वो यहाँ से निकल रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर इस काफिले को जो है वो रवाना किया है। और अब देखिए गजब का उत्साह जो है इन भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भक्त वो भक्त हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार इंतजार करते हैं। करीबन 6 से 7 हजार की संख्या में श्रद्धालु पहले जत्थे के अंदर बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ अग्रसर हुए हैं और गजब का उत्साह और जोश इन भक्तों में देखने को मिल रहा है। अब यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक रील देखिए। दस वर्षों से मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ। इस बार बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो एलजी साहब ने व्यवस्था कर रखी है बहुत ही अच्छी है। पूरा साल इंतजार रहता है और बाबा के लिए बस एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, देते बाबा अमरनाथ बर्फानी। पहले दिन के जो दर्शन होते हैं काफी फ्रेश होते हैं और शिव जी की जो पिंड होती है बनी हुई बर्फ जी की, बाबा बर्फानी जी की, वो सबसे बड़ी होती है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, यानी बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी के मन में कितना उत्साह है भोलेनाथ से मिलने का। वो साल भर इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सब यहाँ पधारिए है बाबा की बर्फ तो हम सब दर्शन के लिए। हम लोग चाहते हैं कि बाबा हर साल हम लोग का ऐसे ही बस हम लोग की कृपा बनाए रहे, हम लोग को हमेशा बुलाते रहे, हम लोग पहले जत्थे में बाबा के दर्शन करते रहे। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। तो इस शानदार जोश और गाने के साथ न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।